हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के जाति धर्म और लैंगिक मसले के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह पाठ जो यूपी बोर्ड में बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए, साथ में आप किसी भी बोर्ड में पढ़ाई करते हों उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और यह नोट्स बहुत बेहतर तैयार किया गया है। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह नोट्स समझ लेंगे तो बहुत अच्छा साबित होगा। तो देखिए, अध्याय 3 है, थोड़ा टाइप होने में वो हो गया था। अध्याय 3 है और पाठ का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। ये पाठ का नाम है, ये नहीं है, ये तो मैं करा चुका हूँ पहले ही। अध्याय 3, उसके बाद जाति धर्म और लैंगिक मसले में आता है पहला क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन। तो प्लीज़ साथियों, ये नोट्स तैयार करने में बहुत समय लगा था, तो आप लोग लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करिए। क्या है, लिंग के आधार पर विभाजन से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? अलग अलग कार्यों का विभाजन अथवा वह व्यवस्था जिसमें सभी घरेलू कार्य घर की महिलाओं द्वारा किए जाते हैं और पैसे कमाने का कार्य पुरुषों को दिया गया है। अर्थात कार्यों का विभाजन करते समय लिंग को ध्यान में रखा जाता है, व्यक्ति की योग्यता को नहीं। लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, श्रम का लैंगिक विभाजन एक कटु सत्य है जो हमारे घरों और समाज में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। घर के कामकाज महिलाओं द्वारा किए जाते हैं या महिलाओं की देखरेख में नौकरों द्वारा किए जाते हैं। पुरुषों द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं। एक और जहां सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर की चार दीवारी में समेट कर रखा जाता है। लेकिन साथियों, अब ऐसा नहीं है। अब महिलाएं हर जगह आपको मिलेंगी। पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अब हो रही है। आगे क्या है, नारीवादी आंदोलन। इन आंदोलनों में मुख्य रूप से महिलाओं को वैधानिक अधिकार दिए जाने पर बल दिया जाता है, जैसे महिलाओं को पुरुषों के समान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि पहले बहुत आंदोलन हुए, तब जाके जो है महिलाओं को हर जगह स्थान दिया गया। अब नारीवादी आंदोलन क्या है, इन आंदोलनों में मुख्य रूप से महिलाओं को वैधानिक अधिकार दिए जाने पर बल दिया जाता है, जैसे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक रूप से समानता का अधिकार इत्यादि। नंबर 1, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से होने वाले आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। बात सही है। हाल के वर्षों में लैंगिक मसलों को लेकर राजनैतिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति काफ़ी, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, काफ़ी सुधर गई है। भारत का समाज पितृ प्रधान, यानी पिता के को प्रधान माना गया है ना, पितृ प्रधान, पितृ माने पिता, प्रधान समाज है। इसके बावजूद आज महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को अभी भी कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे असमान लिंगानुपात, महिलाओं की औसत आयु में कमी और मृत्यु दर की अधिकता के लिए बाल विवाह, प्रसव काल में मृत्यु, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व देना, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव इत्यादि। बहुत से लोग होते हैं जो लड़कियों को कम मानते हैं, लड़कों को ज़्यादा मानते हैं, और कम उम्र में शादी हो जाती है, उसका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो शरीर के लिए ठीक नहीं होता महिलाओं की। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, पुरुषों में 76% के मुकाबले महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है, यानी पुरुष 76% और महिलाएं 54%। अब ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। कई मामलों में
ये भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। हाँ, है कुछ जगहों पर आज भी, जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती हैं। आज भी अधिकांश परिवारों में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अधिक प्रश्रय दिया जाता है। नंबर 5, ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कन्या को भ्रूण अवस्था में ही मार दिया जाता है। ऐसे लोगों को सरकार कार्रवाई करे जो ऐसा सोचते हैं और जो करते हैं। और 6 नंबर क्या है, भारत का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में दूर दूर तक नहीं है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के कई मामले सामने आते हैं और ये घटनाएं घर में और घर के बाहर भी होती हैं। नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के लिए, मतदान के लिए, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आंदोलन की आवश्यकता पड़ी थी। नेक्स्ट की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। अब देख सकते हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले, क्योंकि पाठ का नाम है और इसमें जाति धर्म क्या होते हैं, भेदभाव क्या होते हैं और धर्म कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जो है इस पाठ में पूरा चर्चा किया गया है विस्तार से। तो साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिए। चलिए हम फिर शुरू करते हैं। महिलाओं, समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है? वर्तमान समय में नारियों ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक पुरुषों के बराबर स्थान ग्रहण किया है, लेकिन फिर भी आज के समय में भी ज़्यादातर महिलाएं मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। महिला सशक्तिकरण के चाहे जितने भी प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन महिलाओं को चुनौती का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को जन्म से ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे भ्रूण हत्या, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण, दमन, बलात्कार, मानसिक यंत्रणा इत्यादि। देखिए, ऐसे करने वालों को सरकार को नज़र रखना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तुरंत उनको जो है जेल में डाल देना चाहिए, जो ये सब करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं और उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार को सबक सिखाना चाहिए। यह प्रचलित विश्वास है या चलन है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना और घर की देखभाल करना है। ये पहले था, उनके कार्य को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है? हाँ, नंबर 3, आबादी में औरतों का हिस्सा आता है, परंतु राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका न के बराबर ही है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका का परिदृश्य बदल रहा है। अब क्या है, भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही है। इसमें समय के साथ साथ बदलाव देखने को मिलता है। वर्तमान भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं का परिदृश्य बदल रहा है। परिदृश्य, ये वाला परिदृश्य है, परिदृश्य है, बदल रहा है। महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल जैसे अनेक पदों पर रह चुके हैं। सभा अध्यक्ष जैसे पदों पर आसीन हुई हैं। मुख्यमंत्री तक भी बनी हैं महिलाएं। और इसके बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक मायने भी बदल कर रख दिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 1, आज सार्वजनिक जीवन के परिदृश्य में औरतों की भूमिकाएं काफ़ी बदल गई है। वे एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाती
दिखाई देती हैं। सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में अधिक है। यानी बाहर बहुत है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में। महिलाओं के साथ भेदभाव तथा अत्याचार होते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के बावजूद अनेक कारणों से उनके साथ भेदभाव और अत्याचार हो रहे हैं। अब आगे क्या है, नेक्स्ट देखिए महिलाओं में साक्षरता की दर 54% है, 54% है प्रतिशत, 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। नेक्स्ट देखिए, अब इसी प्रकार जब भी स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाई है, क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। नंबर 3, उच्च पदों तक बहुत ही कम महिलाएं पहुंच पाई हैं। उच्च भुगतान अनुपात में औरतों की संख्या बहुत कम है। अभी महिला सांसदों की लोकसभा में संख्या 100% तक नहीं पहुंची है और प्रांतीय विधानसभा में उनकी संख्या 50% से कम है। लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर लड़कियों को पढ़ा देंगे तो शादी हो जाएगी और जो है दूसरे घर में चली जाएगी। नहीं, ये गलत बात है। लड़कियों को पढ़ाने से आपका परिवार यहाँ शिक्षित होगा और जहाँ वो जाएंगी वहाँ भी शिक्षित होगा, और उनके बच्चे फिर जहाँ शादी होगी वहाँ भी शिक्षित होंगे। तो इसलिए 3 परिवार, लड़कियों को, बेटियों को पढ़ाने से 3 परिवार की सुरक्षा बढ़ जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। अब इसके बाद फिर महिलाओं को ज़्यादातर काम पैसे के लिए नहीं मिलते। पुरुषों की अपेक्षा उनको मजदूरी भी कम मिलती है। भले ही दोनों ने समान कार्य किया हो, लड़की का जन्म परिवार पर एक बोझ समझा जाता है, क्योंकि उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों से भेदभाव किया जाता है। जहां लड़कों को जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई काम सिखाया जाता है, वही लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। अब पितृ प्रधान समाज क्या है? पितृ प्रधान समाज, पितृ माने पिता। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसके बावजूद महिलाएं अभी भी पीछे हैं। इसलिए हमारे समाज को पितृ प्रधान समाज माना जाता है। अब देखिए फिर जाति, धर्म और लैंगिक मसले। फिर देखिए आगे निजी और सार्वजनिक विभाजन। निजी और सार्वजनिक विभाजन। लैंगिक विभाजन से तात्पर्य है स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। समाज द्वारा प्रदान की गई स्त्रियों और पुरुषों की असमान भूमिकाएं, बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अनुपात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, अब श्रम का लैंगिक विभाजन। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर माने श्रम। परिभाषा क्या? श्रम का लैंगिक विभाजन उस तरीके को दर्शाता है जिसमें काम के विभिन्न प्रकार को लिंग के आधार पर बांटा जाता है। प्रभाव: इस विभाजन से नारी श्रमिकों को मुख्य रूप से घर के अंदर का काम अत्यधिक मिलता है, जो कि अधिकतर निर्धन परिवारों में होता है। नेक्स्ट, सामाजिक परिणाम क्या है? इसके कारण समाज में लैंगिक समानता की कमी होती है और नारियों के समूह में स्थिति कमज़ोर होती है। उदाहरण के तौर पर अधिकांश गरीब परिवार में महिलाएं घर के काम जैसे रसोई, बर्तन धोना और बच्चों की देखभाल करती हैं, जबकि पुरुषों को बाहर के काम में लगाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, श्रम के लैंगिक विभाजन क्या है? श्रम के लैंगिक विभाजन यानी जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। परिभाषा यह है, एक प्रणाली है जिसमें घर के अंदर के सभी काम परिवार की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुषों से उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद परिभाषा, उम्मीद की जाती है, जबकि पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वे पैसा कमाने के लिए घर से काम करें। विभाजन की अवधारणा, यह अवधारणा जैविक बनावट पर नहीं बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं पर, रूढ़िवादियों पर आधारित है। प्रभाव क्या है? इस विभाजन से नारी श्रमिकों को मुख्य रूप से घर के अंदर का काम अत्यधिक मिलता है,
जो कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे ढकेलता है। नेक्स्ट, नारीवादी। नारीवादी यानी फेमिनिस्ट परिभाषा से नारीवादी एक आंदोलन है जो नारी और नर, महिला और पुरुष के लिए समान अधिकारों की मांग करता है और नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। उद्देश्य इसका क्या है? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है नारी सोच और सामाजिक व्यवस्था में नारियों के अधिकार को बढ़ाना। आगे क्या है कार्रवाई? नारीवादी संघर्ष में समान वेतन, विद्या, स्वास्थ्य, देख सकते हैं विद्या, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में नारियों के अधिकारों की सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करता है। नेक्स्ट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है? प्रमुख धारावाहिकता। नारीवादी के धारावाहिकता में समाज में समानता, न्याय और सशक्तिकरण की मांग शामिल है। यह सोच नारियों के साथ समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए लड़ती है। अब नारीवादी आंदोलन क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट। मूवमेंट माने आंदोलन। परिभाषा: नारीवादी आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके शिक्षा के लिए और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और उनके व्यक्तिगत और एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करते हैं। अब कार्रवाई क्या हुई? नारीवादी आंदोलन पूर्व महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जहां अगर ना पकड़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पिछड़ जाएं आप स्क्रीनशॉट आपको तुरंत ले लेना है साथियों। नेक्स्ट देखिए कार्रवाई क्या हुई थी? नारीवादी आंदोलन महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और समानता के लिए काम करता है। इसमें महिलाओं के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की मांग शामिल है। मुख्य आदान प्रदान: नारीवादी आंदोलन में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक जागरूकता आंदोलन और अधिकारों की मांग की जाती है। उदाहरण क्या है? महिला अधिकारों के लिए अंग्रेजी, अमेरिकी और भारतीय नारी आंदोलन उदाहरण है। इन आंदोलनों ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की है। अब नेक्स्ट, लैंगिक असमानता के कारण। ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी। अब साक्षरता दर क्या है? महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम होने से उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों में पुरुषों की तुलना में कम मिलता है। इसके बाद नौकरियां, उच्च पदों पर महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम होता है, जो कि उन्हें समाज में बराबरी के अवसरों से वंचित करता है। मजदूरी, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, जो कामकाजी में लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, अब लिंग अनुपात। लड़कों के प्रति 1000 लड़कियों की कमी, जो कि जनसंख्या में लैंगिक असमानता को बढ़ाता है। सामाजिक बुराई, महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी, छेड़छाड़ी, दहेज और यौन उत्पीड़न की समस्याएं सामाजिक बुराई के कारण है। अब आगे क्या है? प्रतिनिधित्व। निरंतर महिलाओं की प्रतिनिधित्व में कमी, जो कि संवैधानिक और राजनीतिक स्तर पर उनकी समानता को प्रभावित करती है। अब पितृ प्रधान। इस व्यवस्था में पिता को अधिक महत्व दिया जाता है, जो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है और महिलाओं को उनके अधिकारों से। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये प्रश्न कई बार आया है इसमें, क्योंकि टाइप होने में ऐसा हो गया था, तो साथियों बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप बहुत बढ़िया से आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्म, सांप्रदायिक और राजनीति। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब धर्मनिरपेक्ष शासन। राजनीति में धर्म का अस्तित्व नहीं। धर्म को राजनीति या गैर धार्मिक मामलों से दूर रखा जाता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता यानी भारत में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, इसका अर्थ होता है। अब क्या है? भारतीय संविधान ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं माना है। अब आगे क्या है? अन्य देशों का उदाहरण, जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म
पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म के रूप में माना जाता है। यानी बौद्ध धर्म श्रीलंका, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म यह राजकीय धर्म को माना जाता है। नेक्स्ट अब देखिए, संविधान की धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान ने किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया है और सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन और प्रचार करने की आज़ादी दी है। अब धर्मनिरपेक्षता का महत्व। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है और समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा देता है। अब नारीवादी आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं? चलिए अब आगे देखिए। महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांग। नारीवादी आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की पकड़ को मजबूत करता है और उनके लिए समान सत्ता की मांग करता है। घर की चार दीवारी के विरोध। इस आंदोलन में महिलाओं को घर के बाहर भी समाज में अपनी जगह बनाने का अधिकार मांगा जाता है और उनके लिए घर के कामों का बोझ डालने के खिलाफ विरोध किया जाता है। अब मातृसत्तात्मक परिवार की मांग। यह आंदोलन पितृसत्तात्मक परिवार को मातृसत्तात्मक बनाने की दिशा में अग्रसर है। अब देख सकते हैं राशन कार्ड में जो है महिलाओं का नाम आगे किया गया है, जिसमें महिलाओं को समाज में अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। चलिए अब देख सकते हैं आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। महिलाओं की शिक्षा और क्रमिक निर्वाह का समर्थन। इस आंदोलन में महिलाओं की शिक्षा और उनके क्रमिक निर्वाह को बढ़ाने का समर्थन किया जाता है, जिससे उनका समाज में समान भागीदारी हो सके। शोषण के खिलाफ विरोध। नारीवादी आंदोलन महिलाओं के हर प्रकार के शोषण और अत्याचार के खिलाफ विरोध करता है और उन्हें समाज में समानता और आत्मनिर्भरता का अधिकार प्रदान करता है। अब प्रीति समाज क्या है? प्रीति प्रधान समाज एक प्रकार का सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है और उन्हें औरतों की तुलना में अधिक अधिकार होता है और इस समाज में पिता परिवार के सभी निर्णयों का अधिकारी होता है और उनकी समाज में ऊंची स्थिति होती है। महिलाओं को कम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार होते हैं। अब महिलाओं का दमन क्या है? महिलाओं का दमन क्या होता है? महिलाओं का दमन एक सामाजिक महिलाओं का दमन एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है जो उन्हें असमानता, उत्पीड़न और अधिकारों की आपातकालीन प्रतिबंधन में डालता है। यहाँ निम्नलिखित कुछ मुख्य कारक हैं जो महिलाओं का दमन को बढ़ावा देते हैं। जैसे साक्षरता की दर। महिलाओं की साक्षरता की दर पुरुषों की तुलना में कम होती है, जिससे उन्हें शिक्षा और ज्ञान की कमी का सामना करना पड़ता है। असमान वेतन और स्थिति। महिलाओं को ऊंचे पदों और पदों और वेतन के अधिकार में असमानता का सामना करना पड़ता है और उनके आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है। लिंगानुपात। भारत में अभी भी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है, जो लिंग अनुपात के रूप में दिखता है और इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न क्या है? महिलाओं को घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा का अभाव। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है क्या? अधिकारों में कम भागीदारी। महिलाओं की जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी या प्रतिनिधित्व होता है, जिससे उन्हें न्याय और अधिकारों की आपातकालीन प्रतिबंधन मिलता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता में कमी। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पुरुषों की तुलना में कम होती है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता का पूरा लाभ नहीं मिलता। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये हेडिंग है। चलिए अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो उन्हें समाज में समानता और प्रतिष्ठा की दिशा में
आगे बढ़ने में मदद करता है। निम्नलिखित कुछ विशेषताएं महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संगठित और सुसंगठित बनाती हैं। अब आगे क्या है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। भारत में महिला संसदों का प्रतिनिधित्व अब बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी प्रतिनिधि के लिए पूर्ण रूप नेक्स्ट देखिए से पर्याप्त नहीं है। अब राज्य भाषाओं में महिला प्रतिनिधित्व। राज्य भाषाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जो राज्यों के विधान सभाओं में उनकी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करता है। असमानता का सामना। महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति में असमानता का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। उत्पीड़न और सामाजिक प्रतिबंधन। महिलाओं को राजनीतिक अभिनेताओं के रूप में उत्पीड़न और सामाजिक प्रतिबंधन का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, उत्पीड़न और सामाजिक प्रतिबंधन। महिलाओं को राजनीतिक अभिनेताओं के रूप में उत्पीड़न और सामाजिक प्रतिबंधन का सामना करना पड़ता है। मैंने डबल रिपीट कर दिया, जो उनके राजनीतिक विकास को रोक सकता है। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बढ़ते हुए अहम होने से समाज में समानता और उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए, विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है, सीटों का आरक्षण। महिलाओं के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण कानूनी रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व की संख्या में वृद्धि होगी। प्रतिनिधित्व की शैक्षिक योग्यता। महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, जिससे उनके राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग सुगम हो। संज्ञानशीलता बढ़ावा। महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में प्रोत्साहित करने और उन्हें संज्ञानशील बनाने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेतृत्व के लिए समर्थन। महिलाओं को नेतृत्व के लिए समर्थन प्रदान किया जा सकता है, जैसे कि नेतृत्व विकास के लिए आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन और मेंटरिंग की सुरक्षा। जागरूकता और शिक्षा। महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने और उनके राजनीतिक शिक्षा उपलब्ध कराने के माध्यम से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। अब आगे क्या है, सामाजिक परिवर्तन की दिशा। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए समाज में समानता और उन्नति की दिशा में सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा नारी असमानता को दूर करने के लिए उठाए गए कदम। ठीक, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेट वोमेंस इनक्वालिटी। अब क्या है, दहेज को अवैध घोषित करना। सरकार ने दहेज को अवैध घोषित करके इस प्रथा को रोकने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की है। पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर हक। संपत्ति के विभाजन में स्त्री पुरुषों के बराबर हिस्सा मिलने के लिए कई कानूनी सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट, कन्या भ्रूण हत्या को कानून अपराध घोषित करना। सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को एक अपराध के रूप में घोषित करके इसे रोकने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान। सरकार ने समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान करके महिलाओं को उनके काम की मान्यता और सम्मान प्रदान किया है। नारी शिक्षा पर विशेष जोर देना। सरकार ने नारी शिक्षा को प्राथमिकता देकर महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, नेक्स्ट है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजना। सरकार ने बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की शुरुआत की है।
धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा? यानी रिलीजन कैन नेवर टू सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। वाई डिड महात्मा गांधी से दिस? महात्मा गांधी जी ने कहा कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि उनके अनुसार धर्म और राजनीति दोनों ही मानवीय जीवन के प्रमुख पहलू हैं। उन्होंने धर्म को केवल हिंदू धर्म या इस्लाम जैसे विशेष धर्मों से सीमित नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे मानवीयता और अद्वितीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांत माना है। उनके अनुसार राजनीति को धर्म से लिए गए नैतिक मूल्यों द्वारा निर्देशित होना है, जिससे समाज में न्याय, समानता और सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो सके। इससे धर्म और राजनीति एक दूसरे के लिए सहायक और पूरक बन सकते हैं, जिससे समाज का समृद्धि और समरसता हो सके। पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ। पारिवारिक कानून उन कानूनों को संदर्भित करता है जो विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और अन्य संबंधित पारिवारिक मसलों को व्यवस्थित करते हैं। ये कानून समाज में पारिवारिक संबंधों को सुनिश्चित करने और विवादों को हल करने के लिए होते हैं। अब सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, धार्मिक या जाति भेदभाव। क्या है धार्मिक और जाति भेदभाव? सांप्रदायिकता धार्मिक या जातीय पहचान के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है। यह एक विभाजक तत्व होता है जो समाज को विभाजित कर सकता है। संघर्ष और हिंसा। सांप्रदायिकता लोगों के बीच संघर्ष और भयानकता को बढ़ा सकती है, जिससे सामाजिक असमानता और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समूहों का अलगाववादिता। जैसे सांप्रदायिकता का मतलब जैसे दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष अगर लड़ेंगे तो दोनों घाटा हो जाएगा, तो वही चीज़ इसमें है। और समूहों की सांप्रदायिकता समाज में अलगाववाद को प्रोत्साहित कर सकती है। जो देखिए थोड़ा और आगे, समूहों की अलगाववादिता सांप्रदायिकता समाज में अलगाववाद को प्रोत्साहित कर सकती है, जो विभिन्न समूहों के बीच विभाजन और द्वेष को बढ़ा सकता है। इसके बाद सामाजिक असमानता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो सामाजिक असमानता यह विभाजन और अलगाववाद के लिए आम रूप से जिम्मेदार होती है, जिससे सामाजिक असमानता और अधिकारों की अभाववादिता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सांप्रदायिक हिंसा क्या है? सांप्रदायिकता कई बार हिंसात्मक परिणामों में सामाजिक और राजनीतिक हिंसा के रूप में परिणाम दे सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, सांप्रदायिक राजनीति यानी कम्युनल पॉलिटिक्स। परिचय क्या है? अब सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ और महत्व समझाइए। तो उसके बाद फिर मुख्य विशेषताएं क्या है, सांप्रदायिकता की परिभाषा और इसके विभिन्न पहलुओं की विस्तार से व्याख्या करें। सांप्रदायिकता के कारण, प्रकार और प्रभाव पर ध्यान दें। ये चीज़ इतना है। अब सांप्रदायिकता के प्रकार, धार्मिक सांप्रदायिकता और जातिगत सांप्रदायिकता के धार्मिक सांप्रदायिकता और जातिगत सांप्रदायिकता के बीच अंतर को स्पष्ट करें। इन दोनों के प्रमुख उदाहरणों पर चर्चा करें। सांप्रदायिकता का प्रभाव, सांप्रदायिकता के प्रभाव पर विचार करें, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक असमानता और संघर्ष। सांप्रदायिक हिंसा के उदाहरणों को उजागर करें। अब आगे क्या, नंबर 5, सांप्रदायिक राजनीति के पक्ष। सकारात्मक पक्षों को उजागर करें, जैसे कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रोत्साहन में सामुदायिक संगठनों का योगदान। सांप्रदायिक राजनीति के खतरे। सांप्रदायिक राजनीति के नकारात्मक पक्षों को समझाइए, जैसे कि सामुदायिक बंधनों के विस्तार और अलगाव।
इसके संप्रेषणों के प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करें। समापन, सांप्रदायिकता के प्रभाव के साथ निपटने के लिए उपायों पर चर्चा करें, जैसे कि समझौता और सामाजिक समरसता की बढ़ती महत्ता। भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अंग्रेजों के आगमन के साथ उनका उपनिवेशवादी दृष्टिकोण भारतीय समाज में प्रभावी रूप से प्रवेश किया। नेक्स्ट, उन्होंने धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव को प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता के बाद विभाजन कैसे हुआ? 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। विभाजन के पीछे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे, जो सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। नंबर 3, संघर्ष के कारण। सांप्रदायिकता और सामाजिक संघर्ष ने भारतीय समाज को विभाजित किया। इसके परिणाम स्वरूप समुदायों के बीच विरोध और हिंसा बढ़ी। समझौते की कोशिश। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सांप्रदायिक संघर्ष को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए। इनमें समाज में सामंजस्य और समरसता को बढ़ावा देने के उपाय शामिल थे। नंबर 5, नागरिक समाज का उत्थान कैसे हुआ? नागरिक समाज के उत्थान के साथ सांप्रदायिक भेदभाव कम होता गया। लोगों के बीच समझौतों और एकता के माध्यम से समाज में सामंजस्य का अधिक उत्थान हुआ। अब सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग क्या हैं? ये लोग अपने धार्मिक विचारों और अपने सामाजिक मान्यताओं के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। वे अक्सर अपने धार्मिक मतों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। अपने धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण। नेक्स्ट, धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण क्या है? राजनीतिक दल धार्मिक आधार पर अपने मतों को ध्रुवीकृत करते हैं ताकि वे अपने समर्थकों को जोड़ सके। ऐसा होता है जैसे कोई नेता चुनाव लड़ा और देखा कि हमारा वोट जो है उधर नहीं है, तो क्या करते हैं, उधर से कोई दूसरा प्रत्याशी उतार देते हैं। तो इस तरह से जो है अपना उसका ध्रुवीकरण होता है, उधर वो जीत जाता है चुनाव। अब क्या होता है, धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना। राजनीतिक दल अक्सर धर्म के आधार पर चुनाव में प्रत्याशियों को चुनते हैं ताकि वे धार्मिक समुदायों का समर्थन प्राप्त करें। अब आगे क्या है, सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा। सांप्रदायिक राजनीति के, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा। सांप्रदायिक राजनीति के दौरान अक्सर सामूहिक हिंसा और खून खराबा देखा जाता है, जिसमें अलग अलग समुदायों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता क्या है? सांप्रदायिक राजनीति में दलों की गतिशीलता धर्म, जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर निर्भर करती है। आगे नेक्स्ट, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमे में बढ़ जाना, यानी अलग अलग खेमों में बढ़ जाना। चलिए देखिए, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बढ़ जाना क्या है आगे? कई देशों में सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बढ़ जाना देखा जाता है, जैसे आयरलैंड में नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट पार्टियां। असंप्रदायिकता को दूर करने की विधियां, मेथड्स ऑफ रिमूव कम्युनलिज्म। शिक्षा द्वारा, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पहला है शिक्षा द्वारा। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट
सामाजिक संदेशों को प्रसारित करने के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट का सहारा लिया जा सकता है। शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा के माध्यम से समाज को सांप्रदायिकता के खिलाफ उत्साहित किया जा सकता है। स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक सहिष्णुता की महत्ता को समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। अब प्रचार द्वारा आगे देखिए। प्रचार द्वारा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के माध्यम से सामाजिक संदेशों को प्रसारित करने के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट का सहारा लिया जा सकता है। अब सामुदायिक भाषाएं क्या है? समुदाय में आयोजित भाषाएं और आयोजनों के माध्यम से सांप्रदायिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा सकता है। सामाजिक मीडिया क्या है? सामाजिक मीडिया के माध्यम से सामाजिक संदेशों को विस्तार से प्रसारित किया जा सकता है, जो लोगों को सांप्रदायिक सहिष्णुता की समझौती देखिए सांप्रदायिक सहिष्णुता की महत्ता के बारे में जागरूक किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता एक व्यवस्था है जिसमें राज्य धर्म में अभियुक्त नहीं होता। इस व्यवस्था में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है और नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी होती है। आप चाहे भारत में रहते हैं, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर आपको सभी धर्म के लोग मिल जाएंगे, चाहे आप जिस धर्म को माने, आप स्वतंत्र हैं। अब आगे क्या है? विशेषताएं। राज्य का धार्मिक निष्पक्षता। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में राज्य ने कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। यह सभी धर्मों को समान रूप, चलिए इसके साथ ले लीजिए इसका। सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और सहायता प्रदान करता है। नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने या अपनाने से इनकार करने की आज़ादी होती है। समानता का सिद्धांत। इस व्यवस्था में सभी धर्मों के प्रति समानता का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिससे समाज में सामाजिक एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में न्यायाधिकरण को धर्म के आधार पर किसी भेदभाव की अनुमति नहीं होती। न्यायिक निर्णय धर्म से मुक्त होते हैं और केवल कानून के आधार पर किए जाते हैं। अब आगे क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन, सेकुलर गवर्नेंस। धर्मनिरपेक्ष शासन एक व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक शक्ति किसी विशेष धर्म या धार्मिक सिद्धांत को अपनाने या प्रोत्साहित करने से बचती है। इस शासन व्यवस्था में सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना होती है और धार्मिक स्वतंत्रता का उत्तरदायित्व स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उत्तरदायित्व सरकार का होता है। विशेषताएं क्या है? संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। और किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। धार्मिक स्वतंत्रता। इस व्यवस्था में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। धार्मिक भेदभाव के खिलाफ
संविधान धार्मिक भेदभाव के को अवैधानिक घोषित करता है और समाज में धार्मिक समानता को, अब इसके लिए चाल लीजिए इसका, समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, अब हो जाएगा न्यायिक अधिकार। इस व्यवस्था में न्यायिक संस्थान को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार होता है और वे धर्म के आधार पर किसी भेदभाव को नहीं स्वीकार करते। जातिगत भेदभाव के खिलाफ संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है और समाज में समानता की भावना को बढ़ावा दिया गया है। अब आगे क्या है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले विभिन्न प्रावधान क्या हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वेरियस प्रोविजंस मेकिंग इंडिया ए सेकुलर स्टेट। राजकीय धर्म की अभाव, यानी धर्म का अभाव, राजकीय धर्म का अभाव है, थोड़ा टाइप होने के साथ ही वो हो गया था। अब क्या है, भारतीय संविधान में किसी भी राजकीय धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। सरकार को किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देनी होती है। अब समान महत्व देना, भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। कोई भी धर्म या संप्रदाय सरकार द्वारा प्रोत्साहित या विरोधित नहीं किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, तो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या स्वतंत्रता होती है। किसी भी धर्म को अपनाने या छोड़ने का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। धार्मिक भेदभाव के खिलाफ भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कारणों पर भेदभाव किया जाना या किसी धर्म के प्रति अन्याय किया जाना संविधान द्वारा मना है। अब क्या है, जातिवाद, कास्टिज्म। जातिवाद एक सामाजिक प्रथा है जिसमें लोगों को उनकी जाति के जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यह व्यक्ति के अधिकार, सामाजिक स्थिति और उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण सिस्टम। जातिवाद का एक प्रमुख रूप वर्ण व्यवस्था है जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था किसी व्यक्ति के कार्य और स्थिति को उनके जाति के आधार पर निर्धारित करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। अब आगे, आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण हुए परिवर्तन, चेंजेस केसेड बाई कास्ट एंड वर्ण सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। आर्थिक विकास क्या है, देखो ये पहले था लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। सारी वर्ण व्यवस्थाएं चेंज हो चुकी हैं। अब चाहे जैसे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारतीय समाज में आर्थिक विकास के साथ जाति और वर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक सुधार ने लोगों को नई व्यावसायिक और सामाजिक अवसरों का लाभ उठाने में मदद की है। बड़े पैमाने पर शहरीकरण प्रक्रिया ने जाति और वर्ण व्यवस्था को परिवर्तन किया है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर परिभाषित नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, नहीं किया जाता है जिससे समाज में समानता बढ़ी है। इसके बाद फिर थोड़ा इसमें फिर देख लो, परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं किया जाता जिससे समाज में समानता बढ़ी है। अब आगे, साक्षरता और शिक्षा का विकास। साक्षरता और शिक्षा के स्तर में वृद्धि ने जाति और वर्ण व्यवस्था को परिवर्तित किया है। शिक्षित लोग अपने अधिकारों
को जानने और उन्हें प्रयोग करने में सक्षम होते हैं, जिससे समाज में असमानता कम होती है। व्यावसायिक गतिशीलता क्या है? व्यावसायिक गतिशीलता के साथ लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंधों में बदलाव आया है। व्यावसायिक गतिशीलता ने सामाजिक वर्गों को आपस में क्या है जोड़ा और समानता को प्रोत्साहित किया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? गांव में जमींदारों की स्थिति का कमज़ोर होना। गांव में जमींदारों की स्थिति में कमजोरी आई है और किसानों की समृद्धि में वृद्धि हुई, और यह अन्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। जाति के अंदर राजनीति, पॉलिटिक्स विद इन कास्ट। जाति के आधार पर चुनाव स्ट्रेटेजी। देश में किसी भी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के बहुमत को प्राप्त करने के लिए पार्टियों को विभिन्न जातियों और समुदायों के साथ संवाद स्थापित करना पड़ता है। अब आगे क्या है? जातिगत वोट बैंक। कई बार किसी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार किसी जाति या समुदाय के लोग किसी विशेष पार्टी को वोट करते हैं, जिससे उस पार्टी को उस जाति का वोट बैंक मिलता है। जातिगत उम्मीदवार। किसी चुनाव क्षेत्र में जाति के आधार पर प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए पार्टियों को उम्मीदवार चुनने में समस्या होती है। सत्तारूढ़ दलों की राजनीतिक चाल। सत्ताधारी दल अक्सर जातिगत समुदायों को साथ लेने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपना पूर्ण चुनावी पैमाना हासिल कर सकें। नए जातिगत गठबंधन। आधुनिक राजनीति मंच पर अगला और, चलिए हम इसकी चर्चा ले लीजिए पहले। चलिए उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे इसके साथ। चलिए अभी इधर देखिए साथियों, अगला और पिछड़ा जाति जैसे नए जातिगत गठबंधन उत्पन्न हो रहे हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया में नए दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2011 के अनुसार भारत में धार्मिक समुदाय की आबादी यानी रिलीजियस कम्युनिटी पॉपुलेशन इन इंडिया एज ऑफ 2011। अब क्या है? पहला है हिंदू धर्म 79.8। अब यहाँ देखिए पहला क्या है? हिंदू धर्म यानी 79.8 यानी 79.8। इस्लाम धर्म कितना है? 14.2%। ईसाई धर्म 2.3%। सिख धर्म 1.7%। इसके बाद नेक्स्ट है बौद्ध धर्म 0.7%। जैन धर्म 0.4%। अन्य धर्म 0.7%। कोई धर्म नहीं 0.2%। यानी सबसे, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या है? हिंदू धर्म। सबसे ज़्यादा लोग भारत में मानने वाले हिंदू धर्म के लोग हैं। अब नेक्स्ट देखिए, राजनीति में जाति, कास्ट इन पॉलिटिक्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्या? मतदाताओं की जातियों का हिसाब। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में और अपनी रणनीति में मतदाताओं की जातियों का विशेष ध्यान देते हैं। यह उन्हें अपने समर्थकों को संग्रहित करने और चुनाव जीतने में सहायक होता है। जातिगत भावना को उकसाना। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं ताकि वे अपनी अधिकारी पक्ष की बूटी का समर्थन प्राप्त कर सके। इससे चुनावी प्रक्रिया में जातिगत बंधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बहुमत की दर का अहमियत क्या है? नेक्स्ट,
राजनीतिक दलों के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उन्हें संगठित और सामर्थ्य मतदान क्षेत्रों का पता चले ताकि वे अपनी बहुमत को मजबूत कर सके। वोट की आकलनीयता किसी भी एक जाति या समुदाय के लोगों का वोट प्राप्त करना राजनीतिक दलों के लिए संग्रहणीय माना जाता है, लेकिन यह अक्सर अधीनता में पाए जाने वाला बिंदु है। वोट बैंक के रूप में जानी जाने वाली किसी जाति की ओर से मतदाताओं की आकलनीयता यानी अंकलनीयता, यानी जिसे अंक मतलब क्या गणना करना होता है, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको फिर से देख लेते हैं साथियों। ये क्या है? राजनीति में जाति, अनुसूचित जाति 16.6%, अनुसूचित जनजाति 8.6%, अन्य पिछड़ा वर्ग 41.0%, भारतीय मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3% अक्सर जातियों के रूप में कार्य करते हैं। अब क्या है? जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं का जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्या होगा? और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर, चलिए इसकी साथ ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है। अब देखिए कुछ जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। राजनीति में जातिवाद का मतलब है जाति के आधार पर विभाजन और जातियों के आपसी संघर्ष को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना। अब राजनीति जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को कैसे प्रभावित करती है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? जाति समूह के बड़ा बनने का प्रयास। विभिन्न जातियों या उपजातियों के समूह राजनीतिक दलों द्वारा अपने भीतर समाहित करके बड़ा बनने का प्रयास करते हैं। इससे पहले ये समूह अकेले ही रहते थे, लेकिन अब वे समूहबद्धता से संघ में संगठित होते हैं और अपने हितों की रक्षा करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। जाति समूह के साथ गठबंधन। राजनीतिक दलों को अक्सर अन्य जातियों के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता होती है। यह उन्हें विभिन्न जाति और समूह के समर्थन को प्राप्त करने में मदद करता है और उनके वोट बैंक को मजबूत करता है। आगे क्या है? नए जाति समूहों के आगमन। नेक्स्ट, नए जाति समूहों के आगमन। राजनीतिक क्षेत्र में नए तरह के जातियों के समूह जैसे पिछड़े और अग्रणी जातियों के समूह आ गए हैं। ये समूह अपने हितों की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते कारण, यानी इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट रीजन्स।
आगे क्या है, मतदाताओं में जागरूकता। कई बार मतदाता जाति भावना से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। चलिए देखिए अब आगे, ऊपर उठकर मतदान करते हैं। वे अपने विचारों और देश की बेहतरीन हित के लिए वोट करते हैं और उनका निर्णय जाति के आधार पर नहीं होता। अब मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता। अधिकांश मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके आर्थिक हितों और राजनीतिक मूल्यों का समर्थन किया जाए जो उनके जाति के अतिरिक्त किसी भी मुद्दे पर आधारित नहीं होते। अब आगे क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत न होना। विभिन्न जातियों और समूहों के, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। समूहों के क्या है, जाति और समूहों के लोगों का संख्यात्मक अनुपात एक ही नहीं होता, इसलिए किसी एक जाति का बहुमत हमेशा नहीं होता। मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना। मतदाताओं का निर्णय अक्सर विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जैसे कार्यकारी क्षमता, उम्र, शिक्षा और उनकी राजनीतिक धारणाओं पर। इससे जातियों का असर कम होता है। अब जाति पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में नकारात्मक परिणाम। अब आगे क्या है, चलिए इसमें साथ ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, मतदाताओं में जागरूकता। कई बार मतदाता जाति भावना से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। वे अपने विचारों और देश की बेहतरीन हित के लिए वोट करते हैं और उनका निर्णय जाति के आधार पर नहीं होता। अब आगे क्या है, मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता। अधिकांश मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके आर्थिक हितों और राजनीतिक मूल्यों का समर्थन किया जाए जो उनके जाति के अतिरिक्त किसी भी मुद्दे पर आधारित नहीं होते। अब आगे क्या है, किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत न होना। विभिन्न जाति और समूहों के, चलिए अब यहाँ से हिस्सा ले लीजिए। अब क्या है, किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत न होना। विभिन्न जातियों और समूहों के लोगों की संख्यात्मक अनुपात एक ही नहीं होती, इसलिए किसी एक जाति का बहुमत हमेशा नहीं होता। ये तो बता चुके हैं। मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना, ये भी हो गया है। चलिए फिर देख लीजिए, मतदाताओं का निर्णय अक्सर विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जैसे कार्यकारी क्षमता, उम्र, शिक्षा और उनकी राजनीतिक धारणाओं पर। इससे जातियों का असर कम होता है। अब आगे क्या है, जातिगत असमानता, आर्थिक विषमता। क्या है, जाति के आधार पर आर्थिक असमानता अभी भी देखने को, चलिए आगे, अभी भी देखने को मिलती है। ऊंची जातियों में संपन्नता होती है, परंतु पिछड़ी जातियों और दलितों में गरीबी बहुत अधिक होती है। अब विभाजन का कारण, भारतीय समाज में जाति पर आधारित विभाजन देखने को मिलता है जो लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन के बिल्कुल विपरीत है। यह विभाजन अतिवादी और अस्थायी होता है। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, चलिए आगे, परंपरागत भेदभाव। जातियों को पैसे, पद और सामाजिक स्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है, जो परंपरागत वंशानुगत विभाजन और रीति रिवाजों को मान्यता प्रदान करता है। सामाजिक समुदाय, जातियों को एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता बनी रहती है। अनुसूचित जातियाँ क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट्स, वर्णाश्रम, और उसका फिर विवास्था में अछूत जातियाँ। अनुसूचित जातियाँ हिंदू सामाजिक
व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती है। यह जातियाँ आगे अब देखिए, यह जातियाँ वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नियमित जीवन नहीं जीती हैं। अब आगे क्या है, अपेक्षित विकास की कमी। इन जातियों का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है और उन्हें समाज की उन्नति और विकास के लाभों से वंचित किया गया है। हाँ, बात सही है, अभी भी बहुत लोग झेल रहे हैं। गांव में देखिए अक्सर झेलते हैं ये चीज़। कहने को सरकार कहती है मैं ये कर रहा हूँ वो कर, लेकिन आज भी गांव में वही है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत। भारत में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.2% है, जो समाज में आर्थिक, सामाजिक और, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई मानी जाती है। अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जनजातियाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। समुदाय का स्थान। अनुसूचित जनजातियाँ साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहाँ उनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं होता है। अब विकास की कमी। इन जनजातियों का समाज में विकास नहीं हुआ है और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। अब अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत। भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.2% है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज के अंतिम पायदान पर स्थित है। भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, देख सकते हैं। अछूतों के बर्ताव अभी भी कुछ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या है, पायदान पर स्थित है। भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। अछूतों के बर्ताव। अभी भी कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है, इससे समाज में जातिगत असमानता बनी रहती है। जाति के आधार पर विवाह। अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में ही विवाह करते हैं, जिससे जातिगत विभाजन बना रहता है और समाज में सामाजिक असमानता बढ़ती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, जातियों के विकास में असमानता। कुछ जातियां अधिक उन्नत हो गई हैं, जबकि कुछ अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं, जिससे विकास में असमानता बनी रहती है। शोषण। कुछ जातियों का अभी भी शोषण हो रहा है, जिससे उनके साथ अन्याय हो रहा है और समाज में असमानता बढ़ रही है। जातियों का ध्यान। चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखने से भी जातिगत असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि इससे कुछ जातियां अधिक विशेष अधिकार प्राप्त करती हैं और कुछ कम। नेक्स्ट देखिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे क्या है, समाज का काम के आधार पर विभाजन। डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वर्क। अब इसमें क्या होता है, 4 वर्ण बने हैं क्या, जैसे ब्राह्मण। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। क्षत्रिय का कार्य क्या है, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य कार्य क्या है, कृषक, पशुपालक और व्यापार करना। और शूद्र क्या है, तीनों वर्णों की सेवा करना है। इसमें है जो बताया गया था, लेकिन इसमें अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब हर चीज़ सब पहले की तरह नहीं रहा। इसके बाद क्या है, गुण, कर्म अथवा व्यवसाय पर आधारित समाज का 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वर्ण व्यवस्था। गुण, कर्म, व्यवसाय का 4 मुख्य वर्णों में विभाजित होता है। इस व्यवस्था में अन्य जाति समूहों में से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा होती है। जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। समाज सुधारक। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर,
पेरियार, रामास्वामी जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। नेक्स्ट देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्या है, राजनेताओं ने और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। अब आगे क्या है, ये महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी थी? 16.6%। उसके बाद अनुसूचित जनजाति 8.6%। संविधान पहली बार अनुसूची में 22 राज्यों में 744 जनजातियों को सूचीबद्ध करता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का दर्जा दिया गया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, चलिए यही देखा साथियों, ये पूरा हुआ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को साथियों, इसी के साथ ये वीडियो हो पूरा। आप सभी लोग इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और इसको पूरा अध्ययन करें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये पार्ट वन था। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।